हेलो एवरीवन। अभी एक रिसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है और न्यूज़ ये है कि बिहार को नक्सल मुक्त राज्य बना दिया गया है। आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है रेड कॉरिडोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है? और आपको अगर फैक्ट आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था जो माना जाता था कि बिहार में लगभग 22 ऐसे ज़िले हैं जो कि नक्सल से प्रभावित। लेकिन सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण, है ना, डिफरेंट सुरक्षा की नीति और पहुँच की नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इन सारी नीतियों के कारण के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि जो सबसे अंतिम गढ़ था नक्सलियों का, वो गढ़ भी हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया और ऑफ़िशियली बिहार एक नक्सल मुक्त राज्य के रूप में क्या हुआ है। तो थोड़ा समझते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो बिहार ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो कि दशकों की मेहनत, बलिदान और रणनीतिक सोच का परिणाम है ना? जब जब तक हम लोग उस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है? बलिदान नहीं करेंगे, तब तक ऐसा रिज़ल्ट मिलना बड़ा मुश्किल था। और ये घोषणा कब की गई है? तो फरवरी 2026 में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिहार को क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार को कब नक्सल मुक्त राज्य घोषित, याद रखेंगे फरवरी 2026 में, ठीक है? आधिकारिक तौर पर नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया है। क्या इसके पीछे की निर्णायक घटना रही, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे लास्ट कौन-सा जिला था, वो समझेंगे मुंगेर, जहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ कार्यरत थी। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतिम सक्रिय सशस्त्र शस्त्र के साथ माओवादी, नाम याद रखेंगे कमांडर सुरेश कोंडा, ठीक है? ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? सबसे अंतिम सशस्त्र माओवादी जो है उनका नाम क्या है? कमांडर सुरेश कोंडा। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस आत्मसमर्पण के बाद बिहार को ऑफ़िशियली नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, कब किया गया? तो फरवरी 2026 में। दूसरी बात, कहाँ पे ये सबसे लास्ट घटना हुई? सबसे लास्ट में कहाँ पे मतलब इन्होंने आत्मसमर्पण किया? मुंगेर जिले में। किसने किया? नाम क्या है? कमांडर सुरेश कुंडा। ठीक है? अब इसके क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, इसको एक बार देखते हैं। तो वर्ष 2025 में एक भी नक्सली हिंसा या घटना नहीं दर्ज की गई, ये बहुत बड़े फैक्टर है। क्या-क्या सफलता के कारण रहे? मेंस में भी यूज़ पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो कारण रहा वो रहा ऑपरेशन क्लीन। ये बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की जो कोबरा बटालियन है, इन्होंने चलाया, ठीक है? ऑपरेशन क्लीन, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि किससे रिलेटेड है? तो नक्सली जो गतिविधियाँ हैं, उनको कम करने से संबंधित है। दूसरा, सरकार ने आत्मसमर्पण की नीति अपनाई, ठीक है? पुनर्वास की नीति अपनाई कि जो नक्सली हैं, वो जो कटे हुए हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, जहाँ तक विकास पहुँचा नहीं है, जो विकास तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन सभी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। ठीक है? तो सबसे पहला क्यों कोई भी आदमी नक्सली बन जाते हैं? इसके पीछे का क्या उद्देश्य कारण क्या होता है? तो कारण होता है कि उनके पास जो बेसिक रिसोर्सेज़ होने चाहिए, बेसिक जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसी के लिए सरकार ने बोला कि मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ठीक है? कि नहीं, हम आपके सहयोगी हैं, सरकार आपकी सहयोगी है, आपके विरोधी नहीं है। दूसरा, उन्हें ज़मीन प्रदान किया जाए और उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान किया जाए। जब वो अपनी आजीविका का संचालन करने में सक्षम हो पाएँगे, तो निश्चित रूप से जब आजीविका का संचालन सही तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से जो ऐसी गतिविधियाँ हैं, वो कम होंगी। ठीक है? दूसरा, सुरक्षा वैक्यूम को भरना, इसका अर्थ क्या है? कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर पूर्ण रूप से नक्सलियों का कब्ज़ा, जैसे एक जगह है चकरबंधा, भीम बाँध, ठीक है? ऐसे दुर्गम क्षेत्र थे जो कि प्राकृतिक रूप से जहाँ पर अवसंरचनाएँ प्राकृतिक रूप से वो दुर्गम क्षेत्र थे और वहाँ पे अवसंरचनाएँ उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है, किसकी स्थापना की गई? फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की गई
ठीक है? और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया, ड्रोन, सैटेलाइट, ठीक है? और इंटेलिजेंस शेयरिंग का यूज़ किया गया जिससे कि उनके उन तक पहुँच, जो नक्सली तक थे उन तक पहुँच और उनके जो संसाधन थे, उनके पहुँच को कम किया गया और उन तक पहुँच को बढ़ाया गया। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि और क्या-क्या फैक्टर हैं। सरकार ने इसके अलावा और कैसा हस्तक्षेप किया? तो विकासात्मक हस्तक्षेप किया। विकासात्मक हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? विकासात्मक हस्तक्षेप का अर्थ है कि यदि व्यक्ति तक, नक्सलियों तक संसाधन उपलब्ध हो जाएँगे, पहुँच जाएँगे, तो निश्चित रूप से संसाधन जब पहुँच जाएँगे, तो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियों से वो हट जाएँगे। तो क्या-क्या किया गया? सबसे पहला तो सड़क संपर्क स्थापित किया गया, ठीक है? यहाँ पर एक टर्म है जिसको मेंस की कॉपी में लिख सकते हैं कि नक्सलवाद को कम करने में बंदूक से डरा-धमकाकर नहीं किया जा सकता था। बंदूक से ज़्यादा किसकी भूमिका रही? विकास की भूमिका रही, डेवलपमेंट की भूमिका रही। ये टर्म आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या काम किया गया? सड़क संपर्क स्थापित किया गया, ठीक है? आरआरपी रोड रिक्वायरमेंट प्लान के तहत सड़कों का जाल बिछाया गया। व उन लोगों तक शिक्षा पहुँचाया गया, ठीक है? सरकार आपके द्वार सरकार आप तक पहुँच रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का जब उनके बेसिक नीड्स फुलफिल होंगे, जब वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचेगा, जब उनके वो शिक्षा संबंधी आवश्यकताएँ पूर्ण होंगी, जब उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ पूर्ण होंगी, तो निश्चित रूप से जब विकास की बयार बहेगी, जब विकास आप तक पहुँचेगा, तो निश्चित रूप से जो ऐसी गतिविधियाँ हैं, वह गतिविधियों में कम ऐसे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं जब आप खुद को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, कि मेरे साथ ये गलत हो गया। तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे, जब शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा और ये आर्थिक सशक्तिकरण कैसे पहुँचा उन तक? तो ये जीविका दीदियों के माध्यम से पहुँचा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया और जब महिलाएँ आत्मनिर्भर हुईं, तो महिलाएँ जो फैमिली है उसमें से एक मेंबर बोला कि नहीं, हमको ऐसी गतिविधियों में नहीं इन्वॉल्व होना है। उनका झुकाव नक्सलवाद से हटकर, है ना? किधर की तरफ? सरकार की ओर हुआ, सरकार की नीतियों में विश्वास बढ़ा, सरकार की ओर झुका हुआ और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद को खत्म करने में बंदूक से ज़्यादा किसकी भूमिका रही? विकास की भूमिका। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता था, जो भी नक्सलियों का जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर कहते हैं। और आप ये जान लेंगे कि इसमें लगभग बिहार के 22 जिले जो थे, वो रेड कॉरिडोर के हिस्सा थे। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सरकार ने 3 स्तरों पर काम किया। निगरानी, देखा कि भाई कहाँ पे है, नहीं है। दूसरा, उस क्षेत्रों का विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और उनका जनमत निर्माण किया कि नहीं भाई, हम अगर सरकार का साथ दें, सरकार की नीतियों के साथ जुड़े, तो निश्चित रूप से हमारा विकास जो है वह संभव हो। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो त्रि-आयामी दृष्टिकोण था, टियर अप्रोच था, इसने अलग-अलग स्तरों पर काम किया। सर्विलेंस इसके द्वारा, कोबरा बटालियन के द्वारा, ठीक है? और बिहार एसटीएफ ने उन पहाड़ियों जैसे भीम बाँध और चक्रबंधा में कैंप स्थापित किए, जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाई। उन लोगों तक पहुँच बढ़ाया गया। दूसरा, रोड्स का विकास किया गया और सरकार ने ये संदेश दिया कि आप लोग देखो, जब लोग हीरो बना देते हैं ना, तो लोगों का जब फेथ होता है, विश्वास होता है ना, तो कार्य करने वाले लोगों का उत्साह जो है दुगुना हो जाता है। लेकिन जैसे ही विश्वास घटता है, तो सरकार ने बोला कि देखो ये जो नक्सली है, ये कोई क्रांतिकारी टाइप लोग नहीं हैं, ठीक है? ये तुम्हारे ही नुकसान करने वाले और विकास के बाधक हैं। रोड उड़ा दिया, सड़क का जो एक कनेक्टिविटी है उसको तोड़ दिया। तो ये विकास के बाधक हैं, ये सहायक नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है। और ऐसा होने लगा तो निश्चित से जब ऐसा होने लगा तो निश्चित रूप से उनको जो एक हीरो वाली जो छवि थी ना, ये हीरो हैं, ये आपके मसीहा वाली छवि, है ना? वो मसीहा वाली छवि जब खत्म हुई, तो और इसका इम्पैक्ट पड़ा और आप देखेंगे कि जो बिहार राज्य है, इससे जो नक्सली गतिविधियाँ हैं, वो पूर्णतः मुक्त हो गई। अंतिम गढ़ आपसे पूछा जाए, तो भीम बाँध याद रखेंगे या चकरबंधा है, गया औरंगाबाद के नक्सलियों के अंतिम गढ़ थे, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है जब नक्सल मुक्त होंगे तो निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक निवेश बढ़ेगा,
ठीक है? इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश होंगी, पर्यटन के अवसर खुलेंगे, ठीक है? और कानून का जो शासन है, वो कानून का शासन स्थापित हो। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, प्रीलिम्स के लिए 4-5 फैक्ट्स थे और मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पे करंट को पढ़ते रहिए और आप सभी के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स भी लेकर आने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़े रहें, है ना? हमारा जो न्यू जॉइंट वेंचर है, का नाम है परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस एकेडमी। यहाँ पर आपको मेरे गाइडेंस के अलावा धनंजय सर का भी गाइडेंस मिलता रहेगा, जिसमें हम दोनों मिलकर आप सभी के रिज़ल्ट के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग सफलता के शिखर पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।